नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड की सियासत की एक पुरानी कहानी नए अंदाज में सुनाऊंगा इस बार। और इस बार मैं आपको बताऊंगा कि मार्च 2016 में जब एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था, तब किसकी सरकार गिरी थी और किसने गिराई थी, कितने विधायक दल बदल कानून के तहत दल बदल करके दूसरी पार्टी में गए थे, किस तरह से राजनीतिक अस्थिरता हुई थी और किस तरह से राष्ट्रपति शासन उत्तराखंड पर थोपा गया था। आप बने रहिएगा मेरे साथ, जाइएगा नहीं। मैं विस्तार से इस पुरानी कहानी को एक नए अंदाज में आपको सुनाऊंगा। उत्तराखंड की राजनीति में इस समय सरगर्मियां तेज हैं। खास तौर पर जब से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये बात कही कि मार्च 2016 में उन विधानसभा में उनकी सरकार को गिराकर भाजपा की गोद में बैठ गए कांग्रेसी नेता यदि वापस आना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस और राज्य की जनता से माफी मांगनी पड़ेगी। हरीश रावत की यह शर्त रखने के बाद राजनीति में उबाल आ गया। ऐसा लगा कि पूरे राज्य में जैसे चुनावी माहौल हो गया है और बयानवीर निकलकर आ गए और बयानों की बौछार शुरू हो गई, जैसे एक तरह से राजनीतिक चक्रवात आ गया हो। माहौल इतना गर्म हो गया कि बिल्कुल चुनावी अखाड़ा तैयार होता दिख रहा था। भाजपा ही नहीं, कांग्रेस भी हरीश रावत के विरोध में खड़ी हो गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी चुटकी ली और नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, जो उन हरीश रावत की कांग्रेस में बहुत पुरानी साथी है, अपनी ही पार्टी के नेता हरीश पर पलटवार किया। लेकिन हरीश रावत को समझना बहुत मुश्किल है। उनके इस बयान के बाद उन पर हो रहे हमले के दौरान वो बिल्कुल शांत रहे और एक अखबार से मात्र इतना कहा कि चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, उन्हें चहचहाने। राज्य के लिए और लोकतंत्र दोनों के लिए ये जो उन्होंने काम किया है वो उनका कुकृति है, उन्होंने पाप किया है। वो यदि उस पाप के लिए क्षमा मांग लेते हैं तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो लोकतंत्र के अपराधी हैं। यदि दोनों से माफ़ी मांग लेते हैं तो हरीश रावत को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो पार्टी का निर्णय है, ये तो पार्टी को देखना है। पार्टी यदि समझती है कि उसके साथ किया गया उनका अपराध सम्य है तो पार्टी क्षमा करे। लेकिन जो उत्तराखंड के साथ अपराध किया है, लोकतंत्र के साथ अपराध किया है, उसके लिए उनको निश्चय ही माफ़ी मांगनी चाहिए, नहीं तो उसका बोझ हमेशा कांग्रेस के कंधों पर रहेगा। बहुत अच्छी बात है। हमको उसमें क्या उनसे विरोध हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। हरीश रावत जी का इतना बड़ा दिल हो गया बुढ़ापे में, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह का कोई न चर्चा है, न इस तरह कोई बात है। और इस तरह की बात करना मैं सोचता हूँ कि ये ज़बरदस्ती मीडिया में सुर्खियों में रहने वाला बयान है। मैं सोचता हूँ इससे ज़्यादा इसका कोई अर्थ नहीं है इस बयान का। मैं समझता हूँ सारे वो लोग जो राज्य हित की चिंता करते थे, उन्होंने हरीश रावत जी की सरकार के माफिया तंत्र को हावी होने को देखते हुए, भ्रष्टाचार बढ़े हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए, लोकतंत्र की हत्या को होते हुए देखा है। ऐसे लोग अब उस स्थिति में जब उस जहाज में सैकड़ों छेद हो गए और उस जहाज डूबने को हो, तो मैं समझता हूँ कोई भी समझदार व्यक्ति उस जहाज में बैठने की कोशिश नहीं करेगा। मैं तो हरीश रावत जी को भी सलाह है कि जिस तरह उनका बयान आया था कि मैं वामप्रस्थ में जाने की सोच रहा हूँ, तो बेहतर है कि जहाज के साथ डूबने के वामप्रस्थ में चले जाएं। उन्होंने जो लोग कांग्रेस से गए थे उनके बारे में जो टिप्पणी की, तो ये ठीक है, वो पुराने साथी होने के नाते ये शब्द कह सकते हैं, परंतु ये अधिकार न मेरा है, न प्रदेश अध्यक्ष का है, न स्वयं श्री हरीश रावत जी का है। इसका निर्णय हाईकमान करेगा। और जब ये प्रकरण, अभी तो मुझे ये भी पता नहीं किसने कहा हम ज्वाइन करेंगे, अभी तक हमसे तो किसी ने नहीं कहा कि हम आपके साथ आ रहे हैं। जब ये प्रश्न उठेगा तो ये सारा प्रकरण हाईकमान तक जाएगा और ये हाईएस्ट लेवल पर तय होगा। आज के परिप्रेक्ष्य में वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि वो सारे के सारे लोग उनसे माफ़ी मांगे, जनता से माफ़ी मांगे, कांग्रेस पार्टी से माफ़ी मांगे और उनको जो है फिर से वापसी कांग्रेस पार्टी के अंदर हो जाएगी, तो मैं समझता हूँ कि अगर उनको कांग्रेस पार्टी में ही रहना होता तो तब बाहर ही नहीं आते। उनके जो उस समय की नीतियाँ थी, उन नीतियों से परेशान होकर, उनसे वो त्रस्त होकर उन सब लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, वो सरकार उस समय उन्होंने गिराई। अब हरीश रावत जी का ठीक वैसे हो गया है कि जैसे मुगेरी लाल के हसीन सपने देखा है। पिछले दिनों हरीश रावत जो राष्ट्रीय महासचिव कांग्रेस के हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने एक बात कही कि मेरी सरकार को मार्च 2016 में गिराकर जितने भी विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, तो वो अगर माफ़ी मांगते हैं राज्य से और माफ़ी मांगते हैं कांग्रेस से, तो उनके घर वापसी के रास्ते खुले। तो इसीलिए उस पुरानी कहानी की प्रासंगिकता एक बार फिर आ गई। तारीख थी मार्च 2018।
मार्च 2018 को जैसे ही विधानसभा सत्र चल रहा था तो ये सत्र बजट सत्र था और बजट सत्र में तमाम विधेयक पास हो रहे थे और उस समय चूंकि हरीश रावत के खिलाफ खुले तौर पर तो नहीं लेकिन अंदर अंदर बहुत बगावत हो रही थी। जितने भी विधायक थे, हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और तमाम जो लोग थे, उमेश शर्मा काऊ, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, तमाम ऐसे विधायक थे जो हरीश रावत के खिलाफ बगावत करके खड़े हो गए। लेकिन हरीश रावत इतने मंझे हुए राजनीतिक थे तो उनकी बगावत को नहीं पहचान पाए और वो 18 मार्च का दिन था जिस दिन विधेयक पास हो रहे थे और जिस दिन मनी बिल पटल पर रखा जाना था और पास होना था, उस पर वोटिंग होनी थी। उस दिन वो सारे विधायक छोड़कर, हरीश रावत सरकार को छोड़कर और मनी बिल पर सरकार गिराकर वापस चले गए। ये सामने ये लोकतंत्र का मंदिर है और इसी मंदिर में वो सारा तमाशा हुआ था। उत्तराखंड की सियासत में वैसे तो तमाम उलटफेर हुए, लेकिन जैसा 18 मार्च 2016 में हुआ ऐसा न उससे पहले कभी हुआ और न बाद में। यह एक तारीख, एक ऐसी घटना की गवाह बनी जब शांतवादियों वाले उत्तराखंड की राजनीति को खंडित करने की एक घटना घटी। एक ऐसा सियासी बवंडर जिससे लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में समस्त लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त कर दिया गया। इस दिन वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। सुबह सामान्य तौर पर विधानसभा की कार्रवाई शुरू तो हुई। तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत पूरे इत्मीनान के साथ सदन पर पहुंचे, लेकिन शाम होते होते बहुत कुछ कर गुजरा। पूरे माहौल में सुबह से अजीब सा सन्नाटा पसरा था, अजीब सी बेचैनी थी। भाजपा ने हरीश सरकार के खिलाफ जिस तरह के व्यूह की रचना की थी उसका आभास कांग्रेस के सिपे सालारों को भी नहीं हुआ। हालांकि यह हरीश रावत की खुफिया एजेंसियों का फेलियर ही था कि भारतीय जनता पार्टी जो उस समय विरोधी दल था उसकी योजना का किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। दरअसल भाजपा का देहरादून में ही अपने विधायकों को किले की दीवारों की तरह होटल के बीच में रखना, होटल में रखना और पूरी निगरानी रखना इस बात का संकेत कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करने वाली है। हरीश रावत जैसे मंझे हुए खिलाड़ी हालात को भांपने में कामयाब नहीं हुए। सुबह से विधानसभा में चहल पहल थी, नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया था और इस दिन नेताओं की अतिरिक्त भीड़ विधान परिषद के भीतर पहुंच रही थी और उनको देखकर लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। विधानसभा परिसर के भीतर का ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जब 2016 मार्च के महीने में 18 तारीख को जब वो घटनाक्रम हुआ तो ये सीढ़ियां हैं जहां से प्रदेश प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के नेतृत्व में तमाम विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे थे। ये वही सीढ़ियां हैं, यहाँ से उनको उतारा गया। भारी सिक्योरिटी फोर्सेस थी उस दिन और बहुत ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और उन इंतजामों के बीच इन्हीं सीढ़ियों से सदन, इसके ये रास्ता अंदर सदन के भीतर जाता है, सदन के भीतर से, ताकि चूंकि हरीश रावत मुख्यमंत्री थे और पुलिस उन्हीं की थी तो इसीलिए उनको ये डर था कि हरीश रावत उनको हाईजैक करके कहीं ले जा सकते हैं। तो इसी वजह से ये रास्ता अंदर सदन के भीतर खुलता है और ये सदन के पीछे के दरवाजे से इन सीढ़ियों से उतारकर उन सभी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ पर लेकर आए। तो इस लिहाज से ये एक नज़ारा दिखाना इसलिए ज़रूरी था। ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान है इस विधानसभा का, जब यहाँ से निकालकर उन विधायकों को राजभवन ले जाया गया और राजभवन जाने पर उन्होंने हरीश रावत सरकार के खिलाफ अपने मत का एक तरह से मतलब अपने मत को प्रदर्शित किया और राज्यपाल से कहा कि अब हम हरीश रावत की सरकार के साथ नहीं है और हरीश रावत सरकार अल्पमत में आ गई है, इसलिए उसको बर्खास्त कर देना चाहिए। भोजनावकाश के बाद जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो एक एक करके विधेयक पटल पर रखे जा रहे थे और ध्वनि मत से पारित किए जा रहे थे। जैसे ही वित्त विधेयक पटल पर रखा गया तो पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, सुबोध उनियाल, शैलेंद्र मोहन सिंगल, शैला रानी रावत, उमेश शर्मा काऊ, प्रदीप बत्रा इस वित्त विधेयक पर सरकार के खिलाफ वोटिंग कर गए। जैसे ही सदन में ये घटनाक्रम हुआ तो वहाँ भगदड़ मच गई और पूरे विधानसभा परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ी। सदन के भीतर ही तत्कालीन मंत्री हरक सिंह रावत और तत्कालीन मंत्री प्रसाद नैथानी के बीच हाथापाई भी हो गई थी। बाहर परिसर में दोनों गुटों के समर्थकों के बीच जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी
और पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। इसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्याम जाजू विधानसभा पहुंच चुके थे और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दिल्ली से सारी गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। हमारे पास अभी 35 विधायक अभी हमारे साथ है, 26 भारतीय जनता पार्टी के और 9 कांग्रेस से आए हुए सभी के सभी गवर्नर को मिलने यहाँ पर जा रहे हैं। अजय भट्ट जी और हरक सिंह रावत जी के नेतृत्व में अभी हम राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं। सदन में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और विधि सम्मत तरीके से हुआ। सारे डिपार्टमेंट्स की जो ग्रांट्स थी वो सब पारित हुई और यहाँ तक कि मैंने समाचार पत्रों में भी मैंने मीडिया चैनल से सुना, किसी हमारे मंत्री ने, हरक सिंह जी ने इस्तीफा दिया है, उन्होंने भी अपने 2 बिल पायलट किए और पारित करवाए और सभी विधेयकों को पारित कराने में उपस्थित रहे और विनियोग विधेयक भी पारित हुआ उसी तरीके से। और सरकार जो ये दावा किया जा रहा है पूरी तरीके से बहुमत में है। यदि प्रतिपक्ष को हमारे बहुमत में कोई शक है तो हाउस अभी सेशन में है, वो अविश्वास का नोटिस दे और जो है हम फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे। हम बजट के प्रत्येक मदवार बिल पास करा रहे थे, पास हो रहे थे, विनियोग विधेयक भी पास हो गया। सदन में तो सब कुछ कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से हुआ। 42 के 42 मौजूद थे, जो बाहर निकले वो बताएंगे वो किस पार्टी में है। हमारी स्टेबल गवर्नमेंट है। जिन लोगों को कांग्रेस ने सब कुछ दिया उनमें कुछ तत्व हैं जो कांग्रेस को धोखा देना चाहते हैं। हमको चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से जो लोग कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे थे, हमारा कार्यकर्ता और मजबूती के साथ खड़ा होकर के उन तत्वों से कांग्रेस उन तत्वों को जो है सटीक जवाब देगा। हमारी सरकार स्टेबल है, हमारे साथ संख्या बल पूरा है, उसमें कहीं पर कोई परेशानी नहीं। 18 मार्च 2016 को मनी बिल पर सरकार गिर गई और कांग्रेस सरकार के अपने विधायक और मंत्रियों ने सरकार के खिलाफ वोटिंग कर दी। हालांकि ये एक टेक्निकल पेज था कि मनी बिल पास हुआ कि नहीं हुआ, वित्त विधेयक पास हुआ कि नहीं हुआ, ये एक अलग बहस थी, क्योंकि स्पीकर को सदन में ये बताना होता है कि बिल पास हो गया कि नहीं हो गया है। अंततोगत्वा जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं उन्हीं की बात मानी जाती है। स्पीकर ने ये बयान दिया कि नहीं, वित्त विधेयक पास हो चुका है, मनी बिल पास हो चुका है, तो इसलिए सरकार को किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। तो यही एक झगड़ा शुरू हुआ और इस झगड़े के बीच जैसे ये घटनाक्रम चल रहा था तो हरीश रावत की एक सीडी सामने आई और उस सीडी में वो कुछ हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते दिख रहे थे। वो असली थी या नकली उसका आज तक पता नहीं चला, लेकिन उसकी बिना पर 8-10 दिन बाद करीब 28 मार्च को उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया। राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद हरीश रावत और पूरी कांग्रेस हाईकोर्ट चली गई। हाईकोर्ट ने राष्ट्रपति शासन को खारिज कर दिया और राष्ट्रपति शासन खारिज करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी और दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कंटिन्यू किया कि नहीं, स्पीकर ने अगर कह दिया है कि मनी बिल पास हो गया है तो सरकार के अल्पमत में आने का कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरी तरफ स्पीकर बहुत एक्टिव थे। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल हरीश रावत के बहुत खास थे और उन्होंने जो भी मंत्री और विधायक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे उनकी सबकी सदस्यता एक एक नोटिस पर 24 घंटे में खत्म कर दी। इसको लेकर के भी लोग कोर्ट गए, लेकिन कोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, क्योंकि लोकतंत्र में संविधान में स्पीकर को सदन के भीतर सर्वोपरि मान लिया गया है। वो जो चाहे कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ज़्यादा दखल सदन के भीतर की कार्रवाई में नहीं देता है। लेकिन इससे भी एक रोचक स्थिति ये थी कि 18 मार्च को जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो 17 मार्च को पत्रकार होने के नाते मेरी हरीश रावत जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे उनसे बात हुई और मैंने उनको कहा कि इस तरह की एक खबरें आ रही हैं और मैं खबर लिखने जा रहा हूं। तो हरीश रावत को यकीन नहीं हुआ। तो एक ये भी प्रशंसित था कि जो उस समय की इंटेलिजेंस एजेंसियां थी, जो एक तरह से आप कह सकते खुफिया विभाग था, वो भी पूरी तरह से फेल हो चुका था। मनी बिल पर अपनी ही सरकार के खिलाफ मंत्री समेत 8 विधायकों ने जब वोटिंग की और सरकार को गिराने की कोशिश की तो यह घटना उत्तराखंड की राजनीति में पहली घटना थी। इस दिन वो हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था और दोनों पक्षों की खेमेबंदी
और जोर आजमाइश शुरू हो गई। इसी दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए और जो भारतीय जनता पार्टी में छोड़कर कांग्रेस से जो विधायक और मंत्री गए थे वो विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ वेल में धरने पर बैठ गए। उनका दावा था कि मनी बिल पास नहीं हुआ है, इसलिए सरकार अल्पमत में आ गई है, इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। दूसरी तरफ विधान परिसर के बाहर हरीश रावत समर्थक भी हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का खतरा लगातार मंडरा रहा। चूंकि सदन के भीतर सभापति ही सब कुछ होते हैं, इसीलिए तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपना एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि वित्त विधेयक पास हो चुका है, इसलिए सरकार के गिरने गिराने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भाजपा का दावा था कि बजट पर जब वोटिंग हुई तो कांग्रेस के एक मंत्री समेत 8 विधायकों ने विरोध में वोटिंग की, इसलिए सरकार बहुमत खो चुकी है और मनी बिल पास नहीं हुआ है। यह ऐसी संवैधानिक मूल्यों की बात थी जिस पर दोनों दल आमने सामने आ गए। दोनों के अपने तर्क थे और दोनों के अपने कुतर्क थे। विधानसभा अध्यक्ष स्पष्ट कर रहे थे कि मनी बिल पास हुआ है और संविधान में विधानसभा अध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को जितनी पावर सदन के भीतर है उतनी किसी के पास नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के इस बयान के बाद यह मामला और सीरियस हो गया। दोनों दल एक दूसरे का विरोध करने पर अड़ गए। निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत में है, कहीं पर कोई किसी प्रकार का अल्पमत नहीं है, क्योंकि मैं आपको स्वयं बता रहा हूँ कि 41 सदस्य माननीय सदस्य जो हैं आज हाउस में जिस समय विनियोग बिल पास हुआ उसमें अपनी अपनी बेंच पर बैठे हुए थे। तो इसमें कहीं मेरे इसको नहीं लगता, भविष्य में कल क्या होता है उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन आज की स्थिति में कहीं वैसी कोई गड़बड़ नहीं। कांग्रेस के 9 लोग ये जो विनियोग विधेयक था उस पर विपरीत में वोट दिए हैं और 26 लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, 3 लोग आज अनुपस्थित थे। इस तरह से पूरा आंकड़ा अगर निकाला जाएगा तो 35 लोग हमारे साथ हैं आज इस समय उपस्थिति में और 32 लोग संभवतः कांग्रेस के पास हैं। तो इसलिए हम बहुमत में हैं और जो लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है उन्होंने अपना एफिडेविट दे दिया है, संभवतः वो हमारे साथ पूरा सपोर्ट करेंगे, हमको विश्वास है। ये सरकार अब 1 मिनट भी रहने का अधिकारी नहीं है। ये सदन के अंदर अल्पमत में आ गई है और ये संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि कोई सरकार फाइनेंस के बिल पे अगर गिरती है तो वो सरकार बहुमत खो चुकी है और जो सरकार सदन के अंदर अपना बहुमत खो चुकी है, ऐसी सरकार को स्वयं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस विरोध प्रतिरोध के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना शुरू किया और कांग्रेस के साथ विश्वासघात कर भाजपा के साथ जाने वाले विधायक और मंत्री की सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया। यह मामला चल ही रहा था कि इसी बीच हरीश रावत का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कुछ लेन देन की और विधायकों के खरीद फरोख्त की बात करते दिखे। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ तो 28 मार्च 2016 को राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, लेकिन स्पीकर ने भी पूरा मोर्चा संभाल लिया था और वो अपनी सरकार का पूरा साथ दे रहे थे। उन्होंने इन 8 विधायकों की सदस्यता समाप्त कर दी। कांग्रेस अपनी सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति शासन लगाने और मनी बिल पर जो जिसने किया उसको लेकर के हाईकोर्ट गई। हाईकोर्ट से जीत भी गई और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को बहाल कर दिया। लेकिन यह एक ऐसा घटनाक्रम था जिसने उत्तराखंड की राजनीति की बुनियाद को हिलाकर रख दिया। यह सारी घटना हरीश रावत के उस बयान के याद आज दोबारा ताज़ा हुई और दोबारा याद आई जब उन्होंने बागियों के लिए एक शर्त रखी कि यदि वो कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उनको उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। फिलहाल तो ये मामला पूरा गर्म है और बयानों के तीर दोनों तरफ से चल रहे हैं, लेकिन अब देखना यही होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदल का यह खेल कितना परवान चढ़ता है। 18 मार्च की सुबह जब सत्र की शुरुआत हुई तो हरक सिंह रावत समेत तमाम वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए थे, सरकार गिराने का प्रयास करके पार्टी में छोड़कर गए थे, वो बहुत शिद्दत के साथ सरकार के कामकाज सदन के भीतर निपटा रहे थे। अब आप देखिए ये कितनी पेचीदगी थी संविधान के तौर पर कि वही लोग
बाकी विधेयकों को, बाकी जो बिल थे उनको पास कराने के लिए सरकार के पक्ष में वोटिंग कर रहे थे। और जैसे ही मनी बिल टेबल पर रखा गया और उसके लिए वोटिंग होनी शुरू हुई तो हरक सिंह रावत अपनी टेबल से कूदकर स्पीकर के सामने दीर्घा में आ गए और उन्होंने वहां हंगामा कर दिया। उनके साथ जो तमाम लोग थे, कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन, उमेश शर्मा काऊ, शैलेंद्र मोहन सिंघल, सैरा रानी रावत और ये जो तमाम लोग थे, विजय बहुगुणा, इन्होंने वहां आकर हंगामा कर दिया और कुछ एक दो सदस्यों के साथ थोड़ी मारपीट होने की घटना भी उस समय हुई। हालांकि चूंकि सदन की कार्रवाई को बाहर नहीं लाया जाता जब तक स्पीकर न कहें, तो वो चीज़ें बाहर नहीं आ पाई। अब चूंकि ये कहानी इसलिए दोबारा पुनर्जीवित हुई आज कि हरीश रावत ने पिछले दिनों कहा कि जो कांग्रेस छोड़कर गए थे, अगर वो कांग्रेस और उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगते हैं तो उनको वापस लिया जा सकता। अब कौन वापस आएगा, कौन नहीं आएगा, ये तो अलग की बात है। लेकिन ये तो तय है कि एक बार उत्तराखंड में फिर से राजनीति गर्मा गई है और उस राजनीति की गर्माहट के तौर पर ही अब थोड़ा धीरे धीरे दोनों ही दल आक्रामक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। आज के विषय में बस इतना ही। अगले हफ्ते में फिर मिलूंगा किसी बहुत गंभीर और उत्तराखंड से जुड़े विषय को लेकर अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। खबर आपकी, जुमा आपकी। शुक्रिया आपका।